नमस्कार, एनडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। पाकिस्तान ने भारत को दहलाने की नापाक साजिश रची थी, जिसका भांडाफोड़ हो गया है। हरियाणा के करनाल में आज आतंकवाद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और इससे फिर एक बार खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान किस तरह भारत को दहलाने की आतंकी साजिश रच रहा है। पकड़े गए 4 आतंकियों को पाकिस्तान में छिपे बब्बर खालसा को, जो कि एक खालिस्तानी संगठन से जुड़े आतंकी से हथियार मिले थे। उसने नई उम्र के इन लड़कों को ड्रोन से हथियार भेजे और वह पता बताया जा रहा है कि यह आतंक का कंसाइनमेंट पहुंचाया जाना था। करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने जानकारी दी है कि पकड़े गए युवकों का नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर, भूपिंदर है। इन चारों की उम्र 20 से 25 साल के करीब बताई जा रही है और इसमें से 3 फिरोजपुर और 1 लुधियाना का रहने वाला है। जो मुख्य आरोपी है उसकी दूसरी आतंकी से जेल में मुलाकात हुई थी और ये चारों खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंजा से जुड़े हुए थे और उसने ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से फिरोजपुर में हथियार भेजे थे। पुलिस के मुताबिक इनके पास से एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा और 3 लोहे के बक्से मिले थे और इसमें से एक बक्से का वजन लगभग 2.5 किलो के आसपास बताया गया है और इन पर 1,30,000 रुपए का कैश भी बरामद किया गया इनके पास से। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इस पर बयान आया है और उन्होंने कहा कि पंजाब से हमें खबर मिली थी कि इसके आधार पर हमने गाड़ी पकड़ी है और जिसमें असला मिला है और कुछ लोग भी पकड़े गए हैं। जांच के बाद ही उनका मकसद पता चलेगा। अभी ये जानकारी है कि ये हरियाणा की घटना नहीं थी, वे हरियाणा पार कर रहे थे। जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कांटेक्ट में थे। वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। सर, बड़ी उपलब्धि मिली है। एक आतंकवादी एक संगठन से जुड़े हुए 4 आतंकवादियों को पकड़ा गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डेफिनेटली जैसे ही हमें सुबह इन्फॉर्मेशन मिली, जो क्रेडिबल इनपुट मिला था, उसी इनपुट पे हमने कार्रवाई की थी और हमारी टीमें को हमने अलर्ट किया और सुबह सुबह के आसपास हमारी डायल 112 की गाड़ी है बड़ी तुरंत से वहाँ पर बस्तारा टोल के पास में पहुँची और हमारी जो लोकल पुलिस स्टेशन की गाड़ी है वो भी तुरंत मौके पे पहुंच गई एसएचओ समेत। और चारों जो टीमें हैं इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से काम किया और लोगों उनको चारों जो युवक हैं इनको राउंड अप किया। हरियाणा पुलिस का अपना वो है। देखिए, जिस भी एजेंसी से नाम मिला हो, हमें क्रेडिबल इनपुट एजेंसी से मिला था। फायरिंग वगैरह तो नहीं किसी की तरफ से की गई? ऐसी गाड़ी दिल्ली नंबर है सर जी, ये डीएल नंबर की गाड़ी है, लेकिन अभी इस गाड़ी के ओनरशिप किसका नाम है, कब खरीदी गई थी, वो भी हम एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर जहाँ से अरेस्ट हुआ है? तो आखिर पाकिस्तान के जो नापाक साजिश थी उसको एक बार फिर से नाकाम कर दिया गया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और ब्रेक के बाद आपका मेहमानों से भी परिचय कराएंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के साथ साथ दिल्ली और करनाल को दहलाने के साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी करनाल के रास्ते दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली फिलहाल टारगेट पे थी इनकी। फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे ये पाकिस्तान से भारत पहुंचे और भारत के बाद पंजाब क्रॉस कर दिया और उसके बाद हरियाणा पहुंच गए। फिलहाल हरियाणा पुलिस की कामयाबी है, लेकिन आखिर जो इतनी एजेंसियां हैं वो आखिर सो रही थी या तमाम जो मोटी उन्हें सैलरी दी जाती है वो क्या सिर्फ जब इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है उसके बाद सिर्फ छानबीन के लिए उन्हें रखा जाता है? इसी पर आज चर्चा करेंगे और तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं, ललन सिंह जी भी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद है, मुन्ना खान हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप तीनों मेहमानों को फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भटनागर जी, जिस तरीके से आज हरियाणा में एक आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से आतंकी साजिश थी, लेकिन क्या जिस तरीके से तमाम एजेंसियां हैं वो आखिर क्या कर रही थी कि जिस तरीके से पुलिस ने सतर्कता दिखाई और आतंकी पाकिस्तान से करनाल पहुंच जाते हैं और किसी को खबर नहीं लगती है? प्रदीप जी, आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है? जी प्रदीप जी, आवाज पहुंच रही है? हेलो जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, जवाब दीजिए। अगर हम आप बैठ के टीवी पे और लाइव बैठ के अगर दोष देंगे और कोसेंगे तो मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। नहीं, कोसने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है प्रदीप जी, इसमें कोसने वाली कोई बात नहीं है। इसमें सवाल तमाम तरह के पैदा हो जाते हैं
कि पाकिस्तान से निकल के आतंकी और करनाल तक पहुंच जाते हैं। यह तो अच्छा है कि उनकी टारगेट पर दिल्ली थी, अगर पंजाब होता तो आज डिबेट का मुद्दा ही कुछ और होता। इंटेलिजेंसी देश की सुरक्षा को देखने वाले जवान वो इतनी मजबूती से कि उन्होंने इतने बड़े आतंकवादी हमले को रोका और उन्हें दिल्ली से पहले पकड़ लिया गया। अब आप देखने वाली चीज ये है कि हमारे देश के गद्दार कौन है जो करनाल तक पहुंचाने में जिन्होंने मदद करी। और आज की खबर तो आपने ये भी देखी होगी कि किस तरीके से सामा सेक्टर के अंदर किस तरह सुरंग बना के आतंकवादी ने भारत में घुसने की कोशिश करी, जो दोनों मारे गए। मुन्ना खान जी, अपनी सरकार पे अपने सुरक्षा कर्मियों पे विश्वास करना चाहिए। ये घटना को शांत हो जाए तो मैं बताऊं जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि देश की जो सुरक्षा है वो बहुत अहम है और देश के सुरक्षा के लिए बार बार आपके डिबेट में भी भरत जी में पीछे भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि देश की जो सुरक्षा है बहुत अहम है और इसे सुरक्षा बहुत जरूरी है, सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे आप देख लो, चाहे वो पंजाब के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने उसने कितने संगठन थे जो आतंकवादी के तरह काम कर रहे थे, उनको मिटाया गया पाकिस्तान के सेना के द्वारा। चाहे वो आसाम के अंदर हो, चाहे वो बोडोलैंड हो या श्रीलंका में एलटीटी हो, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री 2 आदमियों की आहुति दी गई, वो शहीद हुए। तो इस तरीके से देश की सुरक्षा रखी जाती है। लेकिन आज देश की सुरक्षा के बजाय हम आपस में एक बहस में तुले हुए, जिसका सीधा फायदा कुछ शरारती तत्व, कुछ आतंकवादी संगठन के द्वारा जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो हम हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है और आए हुए हमारे शांति के अंदर खलल पैदा करने की कोशिश करता है, उसके द्वारा भेजे गए आतंकवादी के ऊपर बहुत सख्त रखने की जरूरत है। और जब भी हम दो भाई आपस में किसी तरह की बहस होती है हमारे हिंदुस्तान में, तो इसका सीधा फायदा उठाने का ये लोग कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पीछे भी कई बार डिबेट में कह चुका हूँ कि जो हमारे देश का मसला है, जो हमारे देश का सुरक्षा है, बहुत अहम है। क्योंकि मैं चारों तरफ से ऐसे देशों से घिरा हूं जो हमारे में हमेशा से गलत निगाह रखते, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो। तो हमें अपने देश की सुरक्षा मजबूत करने की जरूरत है। जिस तरह से पीछे कांग्रेस पार्टी ने देश की सुरक्षा मजबूत की थी, चाहे एलटीटी हो, बोडोलैंड हो या पंजाब के अंदर कोई संगठन हो। आपने पीछे सुना होगा कि कुमार विश्वास जी ने सीधा कहा था केजरीवाल जी के बारे में कि इनको आतंकवादी से फंडिंग होती है। तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा था, ये केजरीवाल जी के सगे मित्र रह चुके कुमार विश्वास जी के शब्द थे। मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी गंभीर विषय है और ये इसके बिल्कुल मुन्ना खान जी, पूरी तरीके से गंभीर विषय, चर्चा का विषय ये नहीं है कि आज जिस तरीके से पुलिस ने कामयाबी हासिल की है, सच में तारीफ काबिल है। लेकिन सवाल उन पर भी उठ जाते हैं, तमाम एजेंसियों पर, जो मोची जिन्हें सैलरी दी जाती है, कि आखिर वो करती क्या है। पाकिस्तान से आतंकी आ जाते हैं और वो पंजाब क्रॉस करके करनाल पहुंच जाते हैं और दिल्ली तक सफर तय करने का उनका मकसद था। तो क्या सिर्फ उन्हें जांच के लिए रखा गया है कि पुलिस सफलता हासिल करे, आतंकियों को पकड़ ले और उसके बाद वो सिर्फ जांच करे? ललन सिंह जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं विशेषज्ञ के तौर पर। तो ललन सिंह जी, आपका एक कमेंट चाहूंगा इसी मुद्दे पर। काफी दिनों से अब किसकी गलती से और किस एजेंसी की चूक से किस तरह की हालात पैदा हो रही है, ये सबसे पहले सोचने की बात है। मैं 3 चीजें बताना चाहूंगा। अगर सीमावर्ती राज्य पंजाब में खेतों में ड्रोन से गिरा दिया जाता है, उसके बाद उसको इन कोरियर के द्वारा, चाहे भूपेंद्र परमिंदर ये जो फिरोजपुर का और एक लुधियाने का यंग मैन है, उसके मार्फत नादीवाड़ा हो या तेलंगाना का आदिलाबाद हो, और वहां पे पहुंचाने के बाद इनकी जो सोच है वो हरविंदर सिंह जो पाकिस्तान में बैठा है उसके द्वारा निर्देशित किए जाएंगे कि कैसा अंजाम भारत के अंदर किस क्षेत्र में करना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ड्रोन से गिरता है
और किसी खेत से वो बरामद होता है और उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप इस सामान को लेकर और यहाँ पे पहुंचाए, तो सबसे पहली मैं बीएसएफ का अधिकारी रहा हूँ, लेकिन इस चुप को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नंबर 2, किसी भी पार्टी का मैं बात करने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जो आज की हालात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सिक्योरिटी जो है सबसे शुरुआत होती है। ये जो आज 4 लड़के पकड़े गए हैं, ये बहुत जबरदस्त साजिश का आर्ट है। ये जो गाजियाबाद दिल्ली के अंदर जो हमारे आईडी मिले थे, उससे मेल करता हुआ ये आईडी है, पिस्टल आईडी और विस्फोटक। और सबसे बड़ी बात, अमरनाथ यात्रा इनका टारगेट हो सकता है। आज ही आपको पता है, कल शाम को सांबा सेक्टर में एक सुरंग मिला है, जिसकी दूरी केवल 5 किलोमीटर दूर पे है। बहुत स्थिति नाजुक है और इसको आप सबसे मिलाइए, चाहे जोधपुर हो, खरगोन हो, या आपको हुगली हो, या आपको दिल्ली का हिस्सा हो, सबको मिलाइए। ISIS ने जिस तरीके से देश में इस समय तनाव का माहौल बना हुआ है, ये सच में चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से पाकिस्तान ने जो आतंकी भेजे हैं और जिस तरीके से आतंकी साजिश को करनाल पुलिस ने नाकाम कर दिया है, ये काबिले तारीफ है। लेकिन काबिले तारीफ होने के साथ साथ सवालों के घेरे में बीजेपी जरूर, साथ ही तमाम जो संगठन हैं जो आतंकवाद के खिलाफ काम करते हैं, वो भी सवालों के घेरे हैं। इस पर चर्चा जारी रखेंगे और ब्रेक के बाद ललन सिंह जी आपका कमेंट इस पर लेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ललन सिंह जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से तमाम हालातों को लेकर चर्चा कर रहे थे कि खरगोन हो चाहे करौली हो, ये सब चीज़ें, और इसके बाद अब करनाल, तो आप इसमें कितनी बड़ी चूक मानते हैं कि पंजाब से निकलकर आतंकी पहुंच जाते हैं करनाल और करनाल पुलिस उन्हें पकड़ती है, तो इसमें कितनी बड़ी चूक मानते हैं आप? आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि पंजाब के खेतों से ड्रोन से गिराया हुआ विस्फोटक और हथियार और इंफॉर्मेशन इतनी सटीक कि वो कोरियर के हाथ में चला आता है और इनोवा में बैठकर वो हरियाणा के रास्ते वो तेलंगाना पहुंचने जा रहे हैं, जहां की उनको निर्देशित किया गया है। उन्होंने उस सामान को दे देना और उसके बाद वहां भी एक स्लीपर सेल का एक बहुत बड़ा गुर्दा का जमावड़ा बैठा हुआ होगा, जो भारत के किस क्षेत्र में इस तरह का इंसिडेंट करो कि पूरी देश की छवि खराब हो और माहौल आंतरिक सुरक्षा का बर्बाद हो जाए। मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको एक से दूसरे को जोड़ा जाए। ये मत सोचिए कि ये साधारण चीज है। अगर जोधपुर में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो पूरे देश के लिए है, अगर खरगोन में होता है वो भी देश के लिए है। लेकिन यहाँ तो स्थिति ये है कि ललितपुर में अगर कोई समस्या हो गया तो वहाँ पे नेताओं की भीड़ लग रही है, और अगर राजस्थान में हो रहा है तो वहाँ कोई भी बोलने को तैयार नहीं उस पार्टी का जिसकी सरकार है। मैं किसी भी राजनीतिक दल से बात नहीं करना चाहता हूँ। मुझे इस बात का अफसोस है कि ये जो लगातार आंतरिक सुरक्षा में घाटी से लेकर पूरी देश के अलग अलग जगहों में स्लीपर सेल के मदद से ये जो हरकतें आपके सामने आ रही हैं, अभी ये बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा पुलिस ने इन चारों आतंकी को पकड़ लिया और पूछताछ जारी है और NIA से लेके ऑल एजेंसी इसको इंट्रोगेशन के बाद निचोड़ निकालकर अगले कदम के लिए आगे बढ़ेगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अमरनाथ इनके दबाव में है। जब पल्ली में प्रधानमंत्री साहब का भाषण हुआ था, उससे पहले जो 2 आतंकवादी मारे गए थे वो इसी से रिलेटेड थे, और इसमें कोई शक नहीं कि जो टनल की खोज हो रही है BSF के द्वारा, ये बहुत सही और सही और एक्शन चल रहा है। अन्यथा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सांबा या पंजाब या जम्मू कश्मीर, अभी तो एक और नया प्रॉब्लम आने वाला है। परिसमन के ऊपर हस्ताक्षर आज हो चुका है। 43 और 43 कश्मीर और जम्मू के बारे में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है। फिर इसमें तमाशा होगा। लेकिन कहाँ है महबूबा मुफ्ती, कहाँ है उमर अब्दुल्ला, जो इस तरह की हालातों को देखने के बाद अपना कोई ध्यान नहीं देते हैं? और कोई भी पार्टी हो, उनको ये सोचना पड़ेगा कि आप सिक्योरिटी के ऊपर एक तरह का सोच रखिए, अन्यथा आपकी हालत बहुत खराब होने जा रही है। और हिंदुस्तान में आज पूरे जगह में हिंसा, दंगा, सम्मेलन, चिंतन, ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि सभी को वोट की स्वाद लगी हुई है, लेकिन वोट आपको काम नहीं देगा। अगर सिक्योरिटी से कोई चूक होता है तो देश का विकास ही नहीं, देश का हर चीज अवरुद्ध कर देगा। तो आज का जो ये चारों
रंग सिंह जी बात कंप्लीट करिए अपनी, और फिर प्रदीप भटनागर जी जरा कम शब्दों में अपनी बात को कंप्लीट करिएगा, फिर प्रदीप भटनागर जी। छोटे शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि अभी बहुत समय इस तरह का गंभीर है कि इससे थोड़ा एक मत बनाइए और वोटों की स्वार्थ को खत्म कीजिए और चिंतन की बात केवल समझौता सिक्योरिटी के ऊपर कीजिए और अपने मत को एक जगह लाकर और इन आतंकवादी और बिल्कुल सब इस आतंक के खिलाफ हम सबको मिलकर ही लड़ना है, चाहे वो तमाम एजेंसियां हो, चाहे पुलिस हो, चाहे रक्षा के लोग हों, चाहे सैनिक हो। प्रदीप भटनागर जी, जिस तरीके से देश में तमाम चीज़ें अभी पिछले 1-1.5 महीने या 2 महीने से पीछे उठा के बात कर लें तो तमाम देश में सौहार्द को ख़राब करने की कोशिश की गई है, चाहे हम हनुमान जयंती की बात कर लें या रामनवमी को लेकर बात कर लें, या उससे पहले अगर गोरखपुर आपको लिए चलें तो वहाँ पर मुर्तज़ा वाला केस आया था। लेकिन अब यही 4 और मुर्तज़ा पकड़े गए हैं जी। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान जो है जो भारत में मुस्लिम रह रहे हैं, मुसलमान रह रहे हैं, उनको कट्टर बनाने में पाकिस्तान बहुत कई हद तक कामयाब रहा है और अपनी कामयाबी में आगे दिख भी रहा है। और देखिए ये कांग्रेस जो चुप बैठी रहती है, नहीं कांग्रेस को नहीं कोसेंगे, आतंकवादियों के प्रधानमंत्री कांग्रेस पर लेके चले गए इसमें। हाँ बिल्कुल, मुझे मैं अगर कोई शब्द कहूँ तो आप मुझे फौरन रोकेगा। मुझे बिल्कुल सबसे बड़ी बहुत बड़ी कमी तो यह है कि पंजाब से हरियाणा तक पहुंचने में कि पंजाब की इंटेलिजेंसी क्या कर रही थी, जो हरियाणा में एंट्री हो गई और पंजाब को हरियाणा को बताना पड़ा। क्या पंजाब की सरकार का सक्षम नहीं थे पकड़ने में? और आज जो है नवजोत सिंह सिद्धू जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो आतंकवादियों के प्रधानमंत्री हैं, उनसे गले मिलते हैं और आज यहाँ हद तक उनकी छूट और उनके फालतू बोलने से आज ये नजरिया सामने आ रहा है। सिद्धू जी कहाँ हैं? स्टेटमेंट क्यों नहीं देते इसके ऊपर? आज उन्हें बोलना चाहिए इसके ऊपर। चन्नी जी चुप क्यों बैठे हैं? ये सरकार कल आके बैठी है, उससे पहले पंजाब में जो 5 साल सरकार जिसे चलाई वो चुप क्यों बैठी है? उन्होंने विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया अब तक मीडिया के माध्यम से? चलिए इसका जवाब मुन्ना खान जी के पास। ये सवाल बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सवाल बनते हैं तो जवाब भी मुन्ना खान जी देंगे। मुन्ना खान जी, मैं इनका सवाल समझा नहीं, प्रदीप भटनागर जी सवाल को जरा दोबारा समझाइए, मुन्ना खान जी समझ नहीं पाए हैं। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान, जी पाकिस्तान ने, मुन्ना खान जी समझ आ रहा है ना? नहीं आवाज नहीं आ रही साहब इनकी। प्रदीप जी ये तो दिक्कत हो गई थोड़ी सी, जरा क्लियरली बोलिए और क्लियरली ये शब्दों में इनको समझाइए। पाकिस्तान भारत के मुसलमानों को कट्टर बनाने में कामयाब रहा और जो आज हम भुगत रहे हैं भारतवर्ष के अंदर कट्टरता को लेके, पहली चीज। दूसरा सवाल मेरा ये था कि पंजाब की सरकार जिसे 5 वर्ष चलाया और आतंकवादियों के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान और उनके बेस्ट फ्रेंड नवजोत सिंह सिद्धू, आप तक उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? क्यों उनकी स्टेटमेंट ने पाकिस्तान में ये हलचल बढ़ाई है? गांजा, अफीम, चरस, आतंकवादियों का लेन देन, हथियार जब से और बढ़ गया है, जब से सिद्धू पाकिस्तान जाए गले मिल के आए हैं। लेकिन आप कहाँ है इसमें? आप रोकिए ना प्रदीप जी। हाँ जी, बॉर्डर तो आपके कंट्रोल में है ना, आप ही रोकिए उसको। साहब मेरे कंट्रोल में नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कंट्रोल में है, मेरे देश की सेना के कंट्रोल में है, मेरे देश के फौजी उसका ध्यान रखते हैं, तब हम रात को चैन से सोते हैं। तो इसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई? फिलहाल आपके सवाल थे उनके जवाब ले लेते हैं मुन्ना खान जी से। साहब जो उकसाने का भड़काने का काम करते हैं वो क्या करेंगे उसके बारे में कौन बोलेगा? चलिए पहले जवाब ले लेते हैं मुन्ना खान जी से। प्रिय भरत जी, हमें तो लगता है हमारे जो मित्र है बीजेपी को उनको थोड़ी सी जानकारी का, बॉर्डर के 50 किलोमीटर का दायरा केंद्र सरकार के जिम्मे आता है। एक बात। दूसरी बात, ये दोनों हमारे ऐसे मानसिकता के लोग, दोनों हमारे देश के लिए खतरा है। मैं कह रहा हूँ जब इतनी गंभीर समस्या है सुरक्षा को लेकर के, जब बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर के, तो कहाँ सो रही है केंद्र सरकार? मैं कहता हूँ आए दिन मैं आपस में उलझ जाता हूँ, इसका फायदा सीधा पाकिस्तान इसके यहाँ से आतंकवादी को घुसपैठ कराया जा रहा है। हमारी जो सीमा सुरक्षा है उसे
क्यों नहीं किया जा रहा? उस पर नजर क्यों नहीं रखी जा रही? इतनी गंभीर समस्या है। और आज से भी यहाँ है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की आहुति दी गई, वो उनकी शहीदी दी गई। हमारे राजीव गांधी भी सुरक्षा के मामले में शहीद हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, कि हमारा इतिहास कह रहा है कि हमने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्रधानमंत्री की कुर्बानी दी है। आपकी सोच में डूबे हो, अभी भी कांग्रेस। अरे साहब, भिंडर वाले को लाने वाले भी तो आप ही हो। देश की सुरक्षा की सोचो। तमिल ये जो आप करते हैं, ये तमिल आतंकवादी लाने वाले भी तो राजीव गांधी है। अरे जरा आराम से, एक एक लोग चलिए। आप सुनने की कोशिश करो। आप नीचे भी दंगा करते हो, टीवी पे भी आगे दंगा करते हो। आप समझने की कोशिश करो। आप देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर हमारी जान की आहुति देनी होगी तो बिल्कुल मुन्ना जी, ये सब जानते हैं, जनता भी जानती है कि आखिर देश की सुरक्षा से कितना खिलवाड़ हो रहा है और कितना खिलवाड़ कौन कर रहा है। इस पर भी चर्चा जारी रहेगी और ब्रेक के बाद ललन सिंह जी से इस पर एक कमेंट लेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। ललन सिंह जी, आपसे कमेंट लेना चाहूँगा। जिस तरीके से हमारे दोनों मित्र कह रहे थे, एक दूसरे पर सुरक्षा का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन क्या ये समय सही है कि इस समय आरोप प्रत्यारोप लगाएं, एक दूसरे के भूत भविष्य वर्तमान पर चर्चा करें कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया? ये लड़ने का विषय है या चिंता का विषय है? ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस देश में पूरी देश के बीच में कहीं न कहीं ऐसी सोच और चिंतन और हरकतें चल रही हैं जो पूरे देश को डिस्टर्ब करने की स्थिति में आज आ गई हैं। मैं ये करनाल की जो हालात को बताना चाहूंगा। 4 स्टेटों में ये एक साजिश था, जो कि चाहे भगवान का कृपा समझिए, भारत की सिक्योरिटी एजेंसी, मतलब भगवान भरोसे सुरक्षा है भारत की। हाँ, अभी मैं इसमें थोड़ा सा आपको समझ लूंगा। जब कोई बोलता है कि 50 किलोमीटर का एरिया बीएसएफ का है, तो 4 दिन पहले ममता बनर्जी का स्टेटमेंट सुनिए, जिन्होंने 50 किलोमीटर के बारे में वर्चुअल मीटिंग के अंदर अपने एसपी नदिया मुर्शिदाबाद को कहा कि तुम बीएसएफ को घुसने मत दो। और 2 महीने पहले की याद दिलाना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं, भारत सरकार का नुमाइंदा रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पंजाब के अंदर इस 50 किलोमीटर नोटिफिकेशन के ऊपर बहुत से समस्याएं पैदा किया था, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि 50 किलोमीटर का एरिया बीएसएफ को मिल गया। और ये जो मुर्गे हैं और जो ड्रोन से हथियार किए जा रहे हैं, मुझे इस बात का डर है, क्योंकि मैं बीएसएफ जारी रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सीमावर्ती इलाके में और भी हथियार, एम्यूनिशन और विस्फोटक बरामद किए जा सकते हैं, अगर पुलिस, राष्ट्रीय और बीएसएफ पूरी तौर पे एक बम ऑपरेशन करे तो। जो एक खतरनाक सिचुएशन है, अगर ये 4 लड़के कोरियर के तौर पे नादेड़ जा रहे थे और वहां से इनको निर्देश ऐप के माध्यम से तेलंगाना का है, और ये भी आप जान लीजिए कि जहां जहां चुनाव हो रही है और जहां जहां माहौल इस तरह की बन रही है, वहां पे इनको सुरक्षा को डिस्टर्ब करना इनका ध्येय है। और अमरनाथ यात्रा और जेएनके का परिसीमन के बाद चुनाव की संभावना, इन सभी को मद्देनजर ये साजिश आईएसआई का है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर तो पंजाब के लोगों से कनेक्शन है, वो केवल इन 4 आदमी के साथ नहीं है, कई लोगों से होगा। और हरविंदर सिंह पुराने समय से ये भारत के अंदर अपने लोगों को तैयार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, पटियाला में कुछ ही दिन पहले जो हिंसा और वारदात थी, उसमें किसी नेता को ये बोलने का हक नहीं है कि साहब इसमें 2 जनों का कोई प्रॉब्लम था। अचानक आप एजेंसी मत बनिए। आप नेता हो सकते हैं प्रजातंत्र में, आप मालिक हो सकते, लेकिन एजेंसी का काम मत कीजिए। और देखिए पटियाला के अंदर क्या परिणाम मिला, उसमें साफ लगता है कि बब्बर शास्त्रा, जस्टिस कौशिक, इन सभी चीजों का समावेश है। तो डरने की जरूरत नहीं है, दूरदर्शी बनिए। वो जाति के डायरेक्टर जनरल को, जिसने पंजाब में आतंकवाद का सफाया किया था, मैं उस जमाने में पंजाब के तरफदारों ने सेवा किया हुआ है। आज काश्मीर हो, बिहार हो, पंजाब हो, यहाँ हरविंदर का, गुरुओं का नहीं चलना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? सभी राजनीतिक दलों को एक होकर एजेंसियों को पूरी ताकत और जिस तरीके से तमाम घटनाएं सामने आई। चलिए प्रदीप भटनागर जी, क्या जिस तरीके से पिछले 1 से 2 महीने में
घटनाएं सामने आई हैं, क्या उसके बाद ये मान लिया जाए, और आज फिर करनाल को भी इसमें जोड़ेंगे, करनाल को जोड़ेंगे, तो क्या ये मान लिया जाए कि देश की जो सुरक्षा है वो भगवान भरोसे है? अधिकारी मेरे साथ खुद बैठे हैं और ये खुद भगवान के भरोसे है, ये हमारे देश के जो जवान 10 उम्र के बच्चे खड़े उनके भरोसे है। उससे ज्यादा बेहतर वो बता सकते हैं क्योंकि वो बॉर्डर से खुद वो खुद कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा भगवान भरोसे है, भगवान ने अच्छा किया कि आज कुछ अनहोनी नहीं हुई। भगवान अगर भरोसे है तो यही बताना चाहिए भगवान किस तरह भरोसे है। क्या हमारे जवानों में दमखम नहीं है? क्या हमारे जवानों वो तो लगातार खबरें आती रहती हैं, वो तो जम्मू कश्मीर से लगातार खबरें आती रहती हैं। तो मतलब जितने ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं वो झूठे हैं, इसका मतलब तो ये भगवान भरोसे जिस तरह चल रहे, तो आप इनसे पूछिए, आप भगवान भरोसे की तरह और एडवांस टेक्नोलॉजी बॉर्डर पे क्या क्या अब सुनिश्चित हुई है वो भी थोड़ा बता देंगे। नहीं, जिस तरीके से रेलवे के एक कर्मचारी क्या हमें नहीं? अच्छा और उसके बाद आतंकियों ने तमाम घटनाओं को अंजाम दिया था। बात तो ये हुई थी ना, एक सिर के बदले 100 सिर लाने की बात हुई थी ना। हमने तो वो भी देखा है, हेमराज का सर किस तरह काट के ले गए थे अपने हिंदुस्तान आपके राज्य में क्या हुआ? अरे साहब कहता रहा हूँ, हमने तो वो दिन भी देखा है कि हेमराज का सर काट के ले गए थे पाकिस्तानी फौजी, हमने वो भी देखा है। और हमने वो भी देखा है किस तरीके से पाकिस्तानी स्नैपरों ने कैसे आंख में गोली मारी थी जवान के, हमने वो भी देखा है। आज हैदराबाद में क्यों नहीं बम ब्लास्ट होता? आज दिल्ली के सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट क्यों नहीं होता? आज कराट में बम ब्लास्ट क्यों नहीं होता? आज लखनऊ बम ब्लास्ट क्यों नहीं होता? आप अपनी बात करें, क्या बॉर्डर चेंज हो गया क्या? अब अपनी बात करिए, मगर क्या है आप अपनी बात करो ना। देश की सुरक्षा के बारे में बोलेगी, आप बताओ देश कैसे आगे? जहाँ एक परिंदा पर नहीं मार सकता वहाँ 300 किलो आइडिया लोग हैं कांग्रेसी, ये वो चिल्ली चवन्नी है 50 किलोमीटर का दायरा जिसमें बड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सबसे बड़े विरोध में 2 राज्य खड़े हुए, नंबर 1 पे पंजाब और दूसरे नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल। वही तो इनका कनेक्शन होगा जो उन्होंने विरोध करा, उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? क्यों विरोध करा आप लोगों ने? अगर अधिकार बढ़ाया गया बॉर्डर क्षेत्र का तो सबसे विरोधी 2 राज्य थे। नहीं, जनता ने तो जवाब दे दिया ना पंजाब को, पंजाब की जनता ने तो जवाब दे दिया ना कांग्रेस को, कांग्रेस को भी जवाब दे दिया, आपको भी जवाब दे दिया पंजाब की जनता ने। देखिए पंजाब, देखिए बात पंजाब जनता की, पंजाब की जनता की नहीं है, बात सुरक्षा की है। तो बात सुरक्षा की तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर सुरक्षा की तो बात मैं कर रहा हूँ कि जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता वहां से ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाए जाते हैं और फिर वो पंजाब के जरिए सीधे पहुंच जाते हैं करनाल में और दिल्ली तक उनकी साजिश थी। बिल्कुल यही तो चीज मैं कहता रहा हूँ, जो बीज बोए पंजाब में कांग्रेस ने उसे काटने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि 50 किलोमीटर जो दायरा बड़ा है, बीएसएफ उस पर काम कर रही है, लिस्ट कर रही है, गाँव अपनी लिस्ट बना रही है, अपनी चौकियां बना रही है, समय तो लगेगा उसमें। मगर पंजाब में जो कांग्रेस सरकार ने मिलाई उसके बारे में जवाब नहीं देते। क्या इन्हें खामोश बैठना चाहिए? क्या पंजाब की सरकार से नहीं पूछना चाहिए कि आपकी इंटेलिजेंस सीबीसीआईडी क्या कर रही है आपकी, जो पंजाब से हरियाणा तक आ गई? चलिए जवाब लेते हैं मुन्ना खान जी से इसी पर, आपके सवाल का जवाब मुन्ना खान जी के पास होगा। जी मुन्ना जी, ये हमारे बीजेपी के मित्र ये सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सरकार किसी के भी हो, देश की सुरक्षा का मसला बहुत अहम है और आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ सुरक्षा का मसला। राहुल गांधी हमें सुन ले सुनने की क्षमता रखे, सुन ले। मैं तो सुनी ना हूँ, मगर कांग्रेसियों से जगह के चाइना के सबूत चाहिए, पाकिस्तान के सबूत चाहिए, एयर स्ट्राइक के सबूत चाहिए। आप सुन ले। चलिए मुन्ना खान जी आप बोलिए, उसके बाद मैं एक सवाल जरूर करूंगा आपसे, उसके लिए भी तैयार रहिए। चलिए मुन्ना जी। बिल्कुल सर, मैं तैयार हूँ, आप पूछे। बिल्कुल। देश की सुरक्षा का मसला अहम है और आज से नहीं कई सालों से है और लगातार इसमें कई कुर्बानियां दी गई, कई जाने गई है, चाहे पंजाब के अंदर बलवंत सिंह हो या कोई हो या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हो। तो सुरक्षा का मसला ही है। मैं कहता हूँ ऐसे
सरकार के लोग, जो परविंदर हो या परवेज, ये दोनों हमारे देश के लिए खतरा है। और सबसे बड़ी बात, पहले एक राज्य था जहाँ पे सच निगाह से देखा जाता था, जम्मू कश्मीर। अभी कई राज्यों से आ रहे। मैं कह रहा हूँ, ये क्यों आ रहे? कहाँ है हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो? क्यों नहीं खुफिया एजेंसी रिपोर्ट कर रही केंद्र सरकार को? चाहे वो गुजरात का बॉर्डर हो, चाहे पंजाब का बॉर्डर हो, चाहे कश्मीर का बॉर्डर हो, ये कैसे आ रहे? क्योंकि ये इसलिए आ रहे क्योंकि इन्हें पता है कि हम आपस में ही लड़ रहे। हमारा स्वार्थ बिगाड़ने के लिए इसे अच्छा मौका इसे कभी नहीं मिलेगा। ये इसलिए आ रहे क्योंकि हम आपस में उलझ रहे हैं और उधर देश की सुरक्षा वो ताक पे है। ये मोदी जी यही थे, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रिय भरत जी, जिस जगह परिंदा पर नहीं बन सकता, 400 किलोमीटर आरडीएक्स कहाँ से आ गए? देश की सुरक्षा अगर इतनी मजबूत करती बीजेपी सरकार, तो पुलवामा हमला कैसे हो गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे। आज ये सारी गलती कांग्रेस पे डाली। अरे कांग्रेस ने अपना बलिदान देकर के देश की सुरक्षा को बरकरार रखा। जिस देश में कांग्रेस ही जैसे गद्दार रहते हो, वहाँ अगर बम बारूद नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? मुन्ना खान जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि जहाँ राहुल कांग्रेस को गांधी जैसे मुझे नहीं परिवार लगता, गद्दार रहते हो, प्रदीप जी एक मिनट, आप वहाँ लोगों ने पे बम बारूद बहुत कैसे बिल्कुल। आएंगे? हाँ, जो पाकिस्तान का चाइना का प्रोत्साहन बढ़ाते हो विपक्ष में बैठ के, तो वही तो भेजेंगे बम बारूद। और कौन भेजेगा? राहुल जी को जो है एयर स्ट्राइक के सबूत चाहिए, चाइना के सबूत चाहिए, तो आप लोग प्रोत्साहन बढ़ाते रहे हो पाकिस्तान का। नहीं, चलिए मुन्ना खान जी, एक सवाल मेरा आपसे ये था कि आखिर वो कांग्रेस कैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर सवाल उठा सकती है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठा सकती है, या देश की सुरक्षा पर सवाल उठा सकती है, जब कांग्रेस शासित राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और वहां पर वो उनकी सुरक्षा में चूक हो जाती है। वो 20 मिनट याद है ना आपको? पूछ लेगा मनमोहन सिंह कितनी बार गए जम्मू कश्मीर? जी, जवाब दीजिए। मनमोहन सिंह, सोनिया जी, राहुल जी प्रदीप जी एक मिनट, इस पर जवाब ले लेंगे मुन्ना खान जी से, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना खान जी की ओर रुख करूंगा। मुन्ना खान जी, एक सवाल मैंने दागा था ब्रेक पर जाने से पहले, उसका जवाब दीजिए और फिर प्रदीप भटनागर जी से भी एक सवाल करूंगा। अरे मैंने ट्रेन लिखने के सलाह क्यों करें? हम जो मैं ये कह रहा हूँ सर जी कि वो ऐसा बाय रोड जाने का प्लान हमारे प्रधानमंत्री जी के नहीं, जो मुख्यमंत्री इधर उधर नहीं, सीधा जवाब। बाय रोड जाने का था। हाँ, सीधा जवाब दे रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का बाय रोड जाने का बात नहीं था। बार बार मुख्यमंत्री ने कहा कि बाय रोड की कोई प्रोग्राम नहीं थे और बाय रोड के जाने का हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं था। अगर बाय रोड चलेंगे, प्रधानमंत्री के साथ जो काफिला था, सुरक्षा था, उसे 20 किलोमीटर पहले ये क्या इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कुछ लोग बैठे, जबकि वहाँ पे डीआईजी कहते थे बार बार कि कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए। उसके बाद रास्ता को डाइवर्ट नहीं किया गया। समझता हूँ चूक की, वो सुरक्षा के मसले में भी चूक थे वो। तो क्या ये समझते हैं कि पंजाब के रोड पर कोई आम आदमी जाता है या कोई सीएम जाता है, भाई भगवंत मान कहीं जाते हो, या आपके जो चन्नी साहब थे या अमरिंदर साहब थे वो कहीं जाते हैं, उनकी सुरक्षा, उनका तो रास्ता रोका ही नहीं जाता। प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोकने की क्या बात थी? नहीं सर जी, रास्ता किसी ने नहीं रोका। वहां पे कुछ बीजेपी के भी झंडे दिखे और सवाल ये था बाय रोड जाने का कोई था ही नहीं वहां पे रोड पे। उन्होंने भाई अगर ना हो या ना हो, ठीक है, लेकिन वहां पर सुरक्षा में चूक हुई थी, आप भी मान लीजिए आपकी सरकार में, ठीक है। ललन सिंह जी से समझना चाहूंगा। ललन सिंह जी, जिस तरीके से आज एक बार फिर से वही चूक होते रह गई। ये जो करनाल के 4 आतंकी ही इसको मान लीजिए, ये जो गिरफ्तार हुए हैं बहुत छोटी सी चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इतनी बड़े देश में बहुत बड़ी चीज है। शायद मुंबई रिपीट हो जाती, मुंबई वाली घटना। हाँ, मैं यही आपको फिर से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक, और यही आप जान लीजिए, बड़ा दुख होता है कि संघीय प्रणाली देश में और नेताओं के द्वारा एक प्रधानमंत्री जो कि पंजाब का दौरे पे हो और तरह तरह की बातें 15 से 12 किलोमीटर के अंदर में
पाकिस्तान का बॉर्डर हो, और वही अब मैं ये देख रहा हूँ कि अगर कोई कहता है राजीव गांधी जी का जो हादसा हुआ था, ये क्यों हुआ, ये हमारी चूक के चलते ही हुई थी। और देश की जो हालात है, तेलंगाना का केंद्र सरकार से, कश्मीर में महबूबा जी अंधाधुंध बयानबाजी दे रही है, क्यों नहीं इसके ऊपर कदम उठाए जाते? ओबीसी का चाहे बिटू बड़ा, ये कोई भी हो, किसी धर्म से बिलोंग करता हो, और अगर प्रियंका जी ललितपुर के बारे में तकलीफ उनको है तो राजस्थान में क्यों नहीं जाती है? मैं निष्पक्ष बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं किसी पार्टी से। मैं ये कहना चाहता हूँ, यही से समस्या है। और अगर 4 राज्यों में यह आतंकवाद का अंजाम हो जाता तो मुंबई से याद आ जाता, और कितने हीरोज का हमारे प्रधानमंत्री साहब का दौरा है, उसका सत्यानाश हो जाता। यहाँ यही हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के परिसमन के बाद चुनाव से पहले अमरनाथ यात्रा पे कोई इतना बड़ा अंजाम ले लेते थे जिससे देश का जो सिक्योरिटी है वो हिल जाए। ऐसा नहीं होने देना, और इसके लिए सभी पार्टियों को एक होना है, और इससे आपके द्वारा चंद्रशेखर जी जागरूकता बहुत जरूरत है। और मैं ये बोलता हूँ कि अगर पत्र खालसा के हो या किसी और संगीत के, तो इनके साथ कोई मेहरबानी की जरूरत नहीं है। याद कीजिए पंजाब को वो किस तरह से उन्होंने एक्शन लिया था, और आज वैसे ही अधिकारी की जरूरत है जो निष्पक्ष और सत्य के साथ करे। बिल्कुल ललन सिंह जी, जिस तरीके से आप वर्णन कर रहे थे कि अगर आज ये आतंकी ना पकड़े जाते तो हो सकता 26/11 वाला जिस तरीके से मैटर हुआ था वो रिपीट हो सकता था। इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद मुन्ना खान जी से सवाल लेंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुन्ना खान जी, जिस तरीके से तमाम आरोप आप पर जड़ दिए ललन सिंह ने, आवाज पहुंच रही है आप तक मुन्ना खान जी? चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे मुन्ना खान जी से। प्रदीप भटनागर जी, क्या आज जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, क्या इसके तार आतंकी संगठन से जिस तरीके से जुड़े हैं, अगर ये घटना को अंजाम दे दिया जाता तो इससे देश को कितना बड़ा नुकसान होता तो आप भी समझते हैं। तो सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई है, और केंद्र सरकार इसमें कितनी जिम्मेदार है, ये आपसे समझना चाहेंगे हम। अगर आप केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय करना चाहते हैं तो मैं जिम्मेदारी में बता दूं, जो लखनऊ के अंदर पकड़े गए अभी कुछ टाइम पहले ISIS के, वो हमने आपने देखा घर में कैसे छुपे थे और 4 जने किस तरह पकड़े, उसके बाद कैसे पकड़ और भी हुई। और एक उदाहरण आजमगढ़ का भी है, गोरखपुर का भी है, और अभी आपने देखा उससे पहले बहुत लंबे टाइम पहले कि आतंकवादी बहुत बड़ी साजिश हो रही थी पार्लियामेंट उड़ाने की, जो ओखला में हो रही थी, उसको भी आपने देखा। अगर सरकार अगर मजबूत नहीं, एक के बाद एक ये घटनाएं सामने आ रही हैं प्रदीप जी, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पर सवाल खड़ा होता है ना। घटना तो बिल्कुल घटनाएं तो आएंगी, क्योंकि आतंकवादी बम ब्लास्ट कर नहीं पा रहे, तिल मिलाए हुए हैं। अब कांग्रेस मदद कर रही है मगर फिर भी ब्लास्ट नहीं हो पा रहा, तो कांग्रेस और आतंकवादी दोनों बहुत परेशान है इस चीज को लेके। मगर आपकी हमारे देश की फौज और हमारे देश की जो इंटेलिजेंसी है वो मजबूती से अगर काम कर रही है, आपने बहुत सारे साइबर सेल बना रखे हैं, क्राइम सेल बना रखे हैं, वो काम कर रहे हैं। आपको पता है कि दिल्ली में एक साल में कितनी बार आतंकवादी एंट्री हुई और पकड़े गए। तो ये अगर चीजें दिखती है सामने कि आपके देश में कहीं बम ब्लास्ट नहीं हो पा रहा और साजिश रची जा रही है, और वो बम ब्लास्ट से पहले ही आतंकवादी साजिश पकड़ी जाती है, तो ये इंटेलिजेंस की शाबाशी देनी चाहिए कि आप लोग मजदूर हैं, काम कर रहे हैं। ये घटना हुई, और ये देखिए घटना बहुत एक फिक्र वाली है कि करनाल तक आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और करनाल से दिल्ली का 2 घंटे का रास्ता रह जाता है।
अगर वो दिल्ली तक पहुंच जाते और उनकी मंशा जहां भी पहुंचने की थी या दिल्ली में आने की थी, तो बड़ा गंभीर भुगतान करना पड़ता। तो इस चीज में खूबी ये हमारे देश की और हमारे विपक्ष की होनी चाहिए कि एकजुटता होकर और एकजुट होकर बुलंद आवाज से बोलना चाहिए। लेकिन कैसे बुलंद आवाज में बोल पाएंगे? आप तो कांग्रेस पर तमाम आरोप जड़ देते हैं और आरोप जड़ देंगे, उसके बाद ये कैसे आपके साथ खड़े होंगे आतंकवाद के साथ लड़ने में? ऐसा है, अगर इन्होंने आतंकवाद के ऊपर काम किया होता, बॉर्डर पे अगर काम किया होता, अगर फौजियों के लिए सुविधाएं पूरी दी होती, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अगर सुविधाएं दी होती, अगर इन्होंने एडवांस वेपन दी होते, एडवांस टेक्नोलॉजी दी होती, तो ये आज ये नतीजा नहीं आता जगह जगह का, और ये भी शाबाशी मिलती इनको भी। मगर इन लोगों पे तो हथियार खरीदने तक के पैसे नहीं थे। इनके तो वो कंडीशन थी कि बोफोर्स तो खरीदने के लिए जो गोला था वो खरीदने तक के पैसे थे, असमर्थ जता दी थी इन्होंने कि हम नहीं लड़ सकते। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करेंगे आप? चलिए चलिए, क्या उम्मीद रखी जाएगी? मुन्ना खान जी बताएंगे जरा। मुन्ना खान जी, जिस तरीके से तमाम आप पर आरोप जड़ दिए कि आपका आतंकी संगठनों के साथ सांठगांठ है, और आज जिस तरीके से ये करनाल में अगर पकड़े गए हैं तो प्रदीप भटनागर जी कह रहे हैं कि आपके जरिए से पकड़े गए हैं, और आपकी सरकार में फौजियों को कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई। ये आरोप तमाम जड़ दिए गए हैं आपके ऊपर। मैं कह रहा हूँ कि आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक आतंकवादी से है, तो क्या कर रही है बीजेपी सरकार? चाइना पूरा का पूरा गांव बसा रहा है, क्या कर रही है बीजेपी सरकार? कभी सुरक्षा के मामले में कहते हैं कि चाइना के फौज हमारे अंदर आए नहीं, और बाद में कहते नहीं 20 लोग आए थे, 5 किलोमीटर आए थे, हमने वापस खदेड़ दिए। तो क्या कर रही है बीजेपी सरकार? ये आरोप प्रत्यारोप ना करे। आप देश की सुरक्षा को, जो गंभीर मुद्दा है, उसको आप देखें कि किस तरह से 3-4 देशों के द्वारा हमारे यहाँ स्वार्थ बिगाड़ने के लिए परमिंदर हो या परवेज उसे भेजा जा रहा है। कहाँ गए प्रधानमंत्री जी का वो बोल कि 1 सर के बदले 10 सर लाऊंगा, चाइना को लाल आंखें दिखाऊंगा? ये लंबी लंबी बातें करना बंद करें और कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करें, और देश के सुरक्षा को नहीं, बिल्कुल प्रदीप भटनागर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन कंप्लीट कर लेने दीजिए मुन्ना खान जी को। यही आप बोलने ही नहीं दोगे। आप हमेशा झूठ बोल के सच को दबाने की कोशिश करते हो। आवाज में सुनने की क्षमता रखें, ऐसे डिबेट नहीं होगा, एक एक करके सुने। आप देश की समस्या को, देश की सुरक्षा को इतने आसानी से ले रहे हो, ये आसान बात नहीं, ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है, सबसे बड़ा गंभीर मसला है। मैं कहता हूँ 4 आतंकवादी नहीं होंगे, आप इसकी गौर से इसका वेरिफिकेशन करो, 4 नहीं 40 होंगे। जिस तरह से हम 40 दिन से उलझे हुए आपके आपसे बिल्कुल मुन्ना खान जी समय का अभाव है, लेकिन एक सवाल इसी बीच मेरा प्रदीप भटनागर जी से। प्रदीप जी, अगर कांग्रेस के तार आतंकवादी संगठन से हैं तो बीजेपी क्या कर रही है इसमें? भाई मुन्ना खान जी का अगर आतंकवादियों से संगठन सांठगांठ है तो इनको उठा के जेल में डाल दीजिए, सीधी सी बात है। कर क्या रही है बीजेपी? आपके तमाम आतंकी संगठनों पर जांच करने वाले क्या कर रहे हैं? सीधे से उठा के तिहाड़ जेल में डाल दीजिए। 2-4 जब होंगे तो इनको भी समझ में आ जाएगा। एक को जेल में डालेंगे, 4 समझ जाएंगे। गद्दारों को जेल में डाल देना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से बीजेपी का इसमें कोई शामिल हो उसको भी गोली मार देनी चाहिए। गद्दारों को गोली मार देनी चाहिए। हमारा कानून इतना सरल है, वो नहीं इसका अलाउ नहीं करता। क्या नहीं अलाउ करता? क्या आतंकवादियों को पहले चीज आतंकवादियों के पैर पूजने चाहिए क्या? सर मैं आ रहा हूँ। क्या जो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर कांग्रेस में आतंकवादी शामिल है या कांग्रेस आतंकियों को फंडिंग कर रही है या कांग्रेस की तरफ से कोई भी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, सीधे से उठा के जेल में डाल दीजिए और गोली मार दीजिए। फंडिंग कौन कर रहा है? आरोप लगाना बहुत आसान बात है, लेकिन कार्रवाई करके दिखाइए आप। किसने रोका आपको? सरकार आपकी है, सारी एजेंसियां। भाई बुलडोजर चलाने में तो बीजेपी माहिर है, चलवा दीजिए जिनके सांठगांठ हो आतंकियों के साथ, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, कोई भी हो। प्रदीप जी, नहीं लद्दाख मुन्ना खान जी जवाब ले लेते हैं, समय का अभाव है। हाँ जी बोलिए। चलवा दीजिए बुलडोजर उनके घर पे, कांग्रेस के घर पे, जिनके सांठगांठ हो बीजेपी, जिनके सांठगांठ हो आतंकियों के साथ।
बिल्कुल चलवाएंगे, सभी रिलेटिव्स लेकिन अभी तक क्या कर रही है? आप तो आरोपी लगा रहे हैं, आरोप पे आरोप। पी चिदम्बरम जी का जो विरोध हुआ है पश्चिम बंगाल में, जरा वो ही बता दीजिए क्यों हुआ है, अगर ये गद्दार नहीं है तो। हाँ, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं इसी पर। ललन सिंह जी से समय का अभाव है, ललन सिंह जी कम समय में अपनी बात को रखिए। हाय कांग्रेसियों ने बिल्कुल 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 प्रदीप जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आप भी सिर्फ आरोपी लगा सकते हैं। ललन सिंह जी 10 सेकंड में अपनी बात को खत्म कीजिए। मेरा एक लाइन का शब्द, कोई भी नेता एजेंसी को मत छुओ, केवल सुपरविजन करो, उनको बोलो आपका काम में चूक होगा, हम आपको खींचेंगे, बस राजनीति बंद करिए। समय का अभाव है, समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरीके से बात को समझने की कोशिश की जाए तो आज अगर ये आतंकी दिल्ली पहुंच जाते तो कोई ना कोई बड़ी साजिश को जरूर अंजाम दे दिया जाता, लेकिन करनाल पुलिस ने फिलहाल ये बड़ी कामयाबी हासिल की है और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इन आतंकियों की जो सांठगांठ है वो किस आतंकी संगठन से है और इनके इरादे क्या थे। फिलहाल आज के इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।